हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। पॉलिटी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1786 में क्या हुआ था। इससे पहले मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। इस बार इस लेक्चर में हम पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सामान्य पैट का या टेट का एग्ज़ाम हो से लेके प्रीलिम्स यूपीएससी तक का, उसमें कोई भी पिट्स से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लेक्चर को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को आगे के लेक्चर देखने के लिए। जो ट्रिक्स बनाई हुई हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हो, जीएस की या किसी भी अन्य सब्जेक्ट की। ठीक है, आओ अब पढ़ना शुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स का नाम क्यों है? पिट्स मतलब ये नहीं है कि PITTS, नहीं, पिट्स ये यहाँ पर ये भी है। मतलब ये जो है, जैसे नहीं होता है, जैसे मेरा नाम उत्कर्ष है तो अब कोई कहे कि उत्कर्ष का एक्ट, तो इंग्लिश में उसे UTKARSH और फिर ये कॉमा लगा के S लिख देते हैं कि उत्कर्ष एक्ट। तो इसी तरह से ये पिट्स एक्ट है, पिट का इंडिया एक्ट। पिट कौन थे? उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ओके, पिट कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, PM। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें सुनिए। द्वैध शासन की शुरुआत हुई, मतलब इससे पहले क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड था या उनके जो CEO CFO की जो मीटिंग हुआ करती थी, वो सारे काम देखती थी, उसकी कंपनी का वाणिज्यिक कार्य की जो व्यापार चल रहा है वो, और वही लोग डिसीजन लेते थे कि भारत में जहाँ जहाँ उनका अधिकार है वहाँ वहाँ कौन से राजनीतिक कार्य किए जाएंगे, जैसे कि नागरिक कार्य, सैन्य कार्य और राजस्व कार्य। नागरिकों के लिए क्या नियम है जिन जिन जगहों पर उनका कब्जा है, सेना का क्या नियम है जिन जिन जगहों पर उनका कब्जा है, और राजस्व का क्या नियम है जिन जिन जगहों पर उनका कब्जा है। वाणिज्य और राजस्व में अंतर ये है कि वाणिज्य का मतलब होता है कि वो जो सामान बेच खरीद रहे थे वहाँ से जो पैसा आ रहा है, और राजस्व का मतलब होता है कि जो वो लगान वसूल रहे थे उससे क्या संबंध है। ठीक है, राजस्व मतलब लगान और वाणिज्य मतलब खरीद फरोख्त जो होती है सामान की, उससे जो पैसा है, जो बिजनेस वाला हिस्सा है उससे। ठीक है, ये द्वैध शासन क्यों किया गया था? ये द्वैध शासन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए। सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए क्यों किया गया था? वाणिज्यिक कार्य देखो अब केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिए गए, पर राजनीतिक कार्य के लिए उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, नियंत्रण बोर्ड, जिसमें 2 सांसद भी होंगे जो संसद को सीधे सीधे रिपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी संसद को सीधे सीधे अपनी रिपोर्ट पेश किया करेगा, जिसके कारण संसद पर यानी सरकार का जो नियंत्रण है वो कंपनी पे बहुत बढ़ गया। अब ऑब्वियसली इससे कई लोगों के निजी हित जुड़े हुए थे, कई सांसदों ने रिश्वत ली थी, कई सांसदों को रिश्वत मिल रही थी, तो इसके कारण इस बिल का, इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ, जिसके कारण इन दी एंड बिल तो भले ही पास हो गया लेकिन सरकार गिर गई, और नई सरकार के पास भी जब सरकार गिर गई, नई सरकार बनी, पर नई सरकार के पास अब ये पावर है ना, तो उन्होंने कहा कि अरे यार हम भी नहीं छोड़ेंगे, तो सरकार भले ही गिर गई लेकिन ये एक्ट नहीं हटाया गया। ये ब्रिटिश राज का भारत के लिए प्रथम आधिकारिक दस्तावेज है। क्यों है? इससे पहले क्या था कि मान लो ये ब्रिटेन है और मान लो ये इंडिया है, अलग अलग देश हैं भैया। यहाँ की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में आके व्यापार कर रही है, कुछ जगहों पर शासन कर रही है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे 1773 में उन्होंने नियम बना दिए कि ऐसे ऐसे व्यापार करना है, ऐसे ऐसे शासन करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे देश से अभी भी ट्रीट हो रहा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे हुए, बहुत पैसा कमाया, तो ब्रिटेन का लालच बढ़ा कि अरे यार ये तो बहुत मज़े मार रहे हैं, ऐसे कैसे। तो इन्होंने ये कहा कि अब जो है ये इंडिया अलग देश नहीं है, ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है,
तो अब आप यहाँ भी ब्रिटेन में ही ब्रिटेन में ही व्यापार कर रहे हैं। इंडिया अलग नहीं है, अब वो भी ब्रिटेन का हिस्सा बन गया है, इसीलिए हमारे ही अंदर कर रहे हो, तो अब पूरी तरह से हमारा नियंत्रण बनेगा, समझे। ऐसे उन्होंने अपना नियंत्रण बनाया। अब चूंकि इसके ज़रिए उन्होंने भारत को अपना आधिपत्य बोल दिया है, तो अब भारत के लिए प्रथम आधिकारिक दस्तावेज इसीलिए इसको माना जाता है। इससे पहले एक चीज़ और सुनिए मद्रास भूमि कार्यकारी परिषद के बारे में। 1773 में क्या हो रहा था, बंगाल है, इधर मद्रास है और इधर बम्बई है, ठीक है। इधर गवर्नर जनरल है, वो इन तीनों पे शासन कर रहा है, इधर ही कार्यकारी परिषद है उसके साथ, जिसमें लोग हैं, जिससे वो नियम बना रहा है। यहाँ पर विकेंद्रीकरण शुरू होता है कि अब इनकी भी कार्यकारी बना दी गई है, जिससे कि इस कार्यकारी परिषद पर, जिससे कि बंगाल की कार्यकारी परिषद पर बोझ घट जाए, ठीक है। बंगाल की कार्यकारी परिषद पर बोझ घटाने के लिए मद्रास और बम्बई में भी कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया, ठीक है। ये इतना ज़रूरी आपको समझना है पिट्स इंडिया एक्ट के लिए। अब इसके बाद एक छोटा सा 1786 का चार्टर एक्ट भी सुन लीजिए। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें वोटिंग होती थी किसी मुद्दे पे, तो कभी कभी गवर्नर जनरल खुद माइनॉरिटी वोट में चले जाते थे, जिससे गवर्नर जनरल के अहंकार को धक्का लग जाता था। तो 1786 में गवर्नर जनरल ने, जो उस समय के थे, उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई हमको वीटो पावर दो, वरना ये गवर्नर जनरल की नौटंकी बंद करो, सब बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस 1786 के चार्टर टेक्स्ट से गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्ति मिल गई। वीटो पावर मतलब सीधी बात है, जो मना करो, अध्यादेश बोल दो, या जो भी तुम्हें समझ में आता हो कि विशेष परिस्थितियों में उसी की बात मानी जाएगी, उसका वोट निर्णायक माना जाएगा, उससे गवर्नर जनरल को पावर मिली। आर्मी का कमांडर भी गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया था। आर्मी का जो प्रधान सेनापति था वो गवर्नर जनरल ही बन गया था। ये बहुत ही छोटी चीज़ थी 1786 में, इतना ही याद रखना है। इस छोटे से लेक्चर के ज़रिए आपको मैंने काफ़ी समझाने का पूरा प्रयास किया। कोई डाउट तो कमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सपोर्ट करते रहो इसी तरह से। जय हिंद।